चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली डेरिवेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार सीबीएसई में पूछी गई है। ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसमें आपको दो में से कोई एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है। आपके सामने दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। इसको कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है कि एक्सियल लाइन ना बोल के बोल देते हैं कि एंड ऑन पोजीशन बता दीजिए, या इक्वेटोरियल लाइन ना बोल के बोल देते हैं कि बोर्ड ऑन पोजीशन बता दीजिए। तो बोर्ड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप समझ लीजिए कि वो वही चीज़ है, एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट करना या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करना। तो आप बस वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम हॉल में कि भाई ये कौन सी वाली डेरिवेशन है, मुझे तो पता नहीं है ऐसा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले डायपोल क्या होता है, क्योंकि डेरिवेशन आसान हो जाएगा अगर आपको डायपोल अच्छे से पता हो तो डायपोल क्या है भाई, दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दो चार्जेस हैं। इन दोनों चार्जेस को मैं सेपरेट कर देता हूँ कुछ लेंथ से, जिसको मैंने बोला है 2L। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेपरेशन, ठीक है, लेंथ ऑफ सेपरेशन है ये, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ सेपरेशन मैंने 2L क्यों ली है, तो 2L सिर्फ इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो मिड पॉइंट से सारे पॉइंट्स लेते हैं, तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, L/2 लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है, और कोई रीज़न नहीं है। पर अगर मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल आता है, तो आपको मान लीजिए बोल दिया न्यूमेरिकल में कि लेंथ ऑफ सेपरेशन 2 mm है या 10 mm है, तो आप बच्चों ऐसे नहीं करेंगे कि इसको 2 mm है तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये तो लेंथ ऑफ सेपरेशन ही है ना, तो इसका मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2L जो हम ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, सिर्फ डेरिवेशन पर्पस पे आप इसको यूज़ करेंगे, डेरिवेशन पर्पस के लिए। अदरवाइज आप इसको लेंथ ऑफ सेपरेशन ही बोलेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं डायपोल का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डायपोल का मैग्नीट्यूड होता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनटू में लेंथ ऑफ सेपरेशन, दैट इज 2L। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये तो होगा मैग्नीट्यूड। बट डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज स्केलर है तो डेफिनेटली इसको वेक्टर होना पड़ेगा, तभी ये डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। अब ऐसी कंडीशन में जब डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी आपने मान लिया है, तो ऑब्वियस है कि डायपोल का जो डायरेक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई इस डायपोल का डायरेक्शन क्या है। तो डायपोल का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए, ये जो डायपोल है जो आपने वेक्टर क्वांटिटी माना है, इसका डायरेक्शन आप देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो कि इस तरफ जो डायरेक्शन है ये क्लियर। इसमें मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ये जो डायरेक्शन है क्लियर है आपको कि डायपोल का डायरेक्शन की तरफ, डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने डेरिवेशन की। यहाँ तक जो था कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन क्या है वो समझिए। एक्सियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हम चलते हैं अपने एक्सियल फील्ड वाले डेरिवेशन पे। एक्सियल लाइन पे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एक डायपोल बना लीजिए, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। एक्सियल लाइन का मतलब है जो डायपोल का एक्सेस है ये, इसी के अलोंग इधर कहीं एक पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। तो हम इसकी लेंथ ले रहे थे कितनी, 2L। तो अगर मैं मिड पॉइंट से देखूं तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसको P पॉइंट, तो P पॉइंट की दूरी मान लेते हैं R, कि ये यहाँ से R की दूरी पे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, E = KQ/R²। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम चलते हैं P पॉइंट की तरफ। तो P पॉइंट की तरफ अगर मैं जाऊँ तो इसको जो ये नेगेटिव वाला चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो KQ चार्ज अपॉन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R+L है, क्योंकि यहाँ तक का तो R है और ये L और ऐड हो गया इसके अंदर, तो R+L। क्लियर होगी बच्चों बात।
तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एल और उसका स्क्वायर। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब मैं पी पॉइंट पे नेगेटिव साइन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस डेवलप करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो ले लिया है इसलिए आप नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। आप अंडर प्रेशर में रहते हैं, आपको लगता है कि यार नेगेटिव साइन भी लेना चाहिए था, पर उस समय आपको याद नहीं आता कि नहीं नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके अंदर साइन को ले चुके हो। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन किया अपने कॉमन सेंस से, तो उस समय आपने साइन कंसिडर किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के चलते। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते के क्यू बाय कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये चार्ज तो केवल इतनी दूरी पे ही है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तो देखो ये वाली किधर है, जो नेगेटिव के चलते वो इधर है, और जो पॉजिटिव के चलते होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्शन करेगी इस पॉइंट पे। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूँ, तो अगर मैं इसको माइनस क्यू वाली और ये प्लस क्यू वाली फील्ड है, तो प्लस क्यू वाली का डिस्टेंस कम है और माइनस क्यू वाली का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लस क्यू वाली बड़ी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप कॉमन ले लीजिए, के क्यू को कॉमन लेंगे और अंदर रह जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन है हमारी। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए आप के क्यू बाय इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर बना दीजिए। इस वाले को उधर ले जाइए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर दीजिए। डिवाइड में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। अब आपको करना है क्या, इसको एक्सपेंड करना है केवल। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और माइनस 2RL होगा। ये वाला माइनस साइन जब अंदर आएगा तो डेफिनेटली उसके चलते सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से इसको कट कर दीजिए। आपका जो फाइनल वैल्यू बचा है दैट इज़ Q इंटू 2RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो K 2QL आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसको डायपोल बोल सकता हूँ कि ये डायपोल है। क्लियर। ये जो वैल्यू है ये मेरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड में आई है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वैल्यू में, ठीक है, और पॉजिटिव वाला ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब नेट फील्ड किधर होगी, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अगर डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की डायरेक्शन में ही होगी, तो इसका मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल ही रहेगा। क्लियर। तो यहां लिख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। क्लियर। आपने डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी। इसके बाद आप एक स्पेशल केस लिखेंगे कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब ये है कि आप L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये हो जाएगा R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, आंसर इज KP बाय R क्यूब। फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और डायपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, तो ये हुआ एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज इक्वेटोरियल लाइन।
इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन समझिए कि कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन या फिर बोर्ड ऑन पोजीशन। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए, इस डेरिवेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डायपोल हो गया, माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और इसकी बोर्ड ऑन पोजीशन क्या होगी, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो पी पॉइंट इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं आर डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास एल है ऑलरेडी, ये भी एल है। तो अब ये जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, तो इसको हम बोल देंगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अगर इस वाले चार्ज से ये पॉइंट की दूरी सेम है और इस वाले चार्ज से ये पॉइंट की दूरी सेम है और इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन को छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज के चलते, नेगेटिव चार्ज के चलते जो फील्ड बनेगी अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड और इस वाले चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में रिपल्सिव, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि ये एंगल थीटा है और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये भी एंगल थीटा हो गया और ये एंगल थीटा है क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। और ये वेक्टर अगर ई है और ये वेक्टर ई है, तो ऊपर वाले ई को रिजॉल्व करके आ जाएगा ई का कॉस थीटा, नीचे वाले ई को रिजॉल्व करके भी आ जाएगा ई का कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई का साइन थीटा, और एक और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई का साइन थीटा। अब आप देखिए कि ये वाला ई साइन थीटा इस वाले ई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, बट ये दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2e cos थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब e का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो वो है KQ अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितनी है, तो वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दिया। अब कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, तो बेस कॉस थीटा आप यहाँ से देखिए, आपको आसानी से दिख जाएगा। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस वाले को देखिए आप, आसानी से दिखेगा आपको। तो ये हो गया इसका बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो एल अपॉन में, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ब्लैक कलर ले लिया हमने, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक बात। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के इंटू में 2QL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, इसका रूट भी ले लीजिए, और इन दोनों को मिला के पावर बन जाएगी 3। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि KP, और इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन को देखने के लिए आपको यहाँ से देखेंगे, भाई डायपोल का डायरेक्शन ये है, ये डायपोल का डायरेक्शन है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब अपोजिट टू द डायपोल। तो ये अपोजिट टू डायपोल हो गई। क्लियर बच्चों। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हम इसमें स्पेशल केस लेते हैं कि इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन E इज इक्वल्स टू KP बाय R। इसमें आप L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/2, और इसके बाद आप कैंसिल आउट कर दीजिए 2 से 2 को, R³ बच गया। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाले डेरिवेशन जो है, इस डेरिवेशन को भी आप अच्छे से देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। बच्चों तो एक और डेरिवेशन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पर डायपोल है एक, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और इधर आपने रखा है वो है पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि जब आपने डायपोल अरेंज किया होगा तो इसको यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करिए कि हुआ क्या होगा कि जब आप डायपोल को लेके आएंगे तो इधर जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज को रखा होगा तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो पॉजिटिव चार्ज इधर रिपल्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव वाला इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी ये न्यूट्रल कंडीशन में रहेंगे। पर सपोज करिए कि आप जो है इस डायपोल को उठा करके घुमा दें, ठीक है, सपोज आपने इसको उठाया और ऐसे घुमाना शुरू किया तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा उस चीज़ को समझते हैं कि मान लीजिए मैंने ऐसे घुमाया तो इस घुमाने के लिए मुझे एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत क्यों है, तो इस बात को समझिए। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज अभी पॉजिटिव चार्ज पहुँच गया है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पहुँचा है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, है ना, QE, और ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा है इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। नेगेटिव साइन को हटा देते हैं क्योंकि हमने सेंस पहले ही डेवलप कर दिया है। सेंस मतलब एरो, एरो हमने पहले से इंडिकेट कर दिया, तो हम यहाँ से इसको पॉजिटिव वैल्यू को ही लिखेंगे केवल। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अभी ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो उधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसके चलते अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने फिक्स कर दिया डायपोल का, तो ऑब्वियस है कि अब ये चाहता है कि इधर आना और ये वाला इधर जाना। आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके इसको भेजा है इधर, है ना, आप इधर ले जा रहे हैं, आप अपने हाथ से किधर ले जा रहे हैं, इधर, और ये किधर चाह रहा है, तो ये चाह रहा है नीचे आना। क्लियर हुई बात कि ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि आपको टॉर्क क्यों लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क आपको अगर इधर ले जाना है तो इसको आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है, तो अगर आपको थीटा एंगल इसे रोटेट कराना है तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली किधर आना चाहता है, ये इस डायरेक्शन में वापस आना चाहता है और ये वाला इस डायरेक्शन में वापस आना चाहता है। क्लियर हो गई बात कि कौन किस डायरेक्शन में वापस आना चाहता है, क्या चीज़ हो रही है। अब आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आप डेरिवेशन बड़े आसानी से कर देंगे। देखिए कैसे डेरिवेशन होता है इसका। ये लेंथ हमारी कितनी थी, L, ये लेंथ हमारी कितनी थी, L। तो आप इसका टॉर्क निकाल लीजिए। तो ये वाला जो है इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ये जो है इधर टॉर्क लगा रहा है, तो नेट टॉर्क कितना बनेगा, एक तो इस वाले फोर्स के चलते तो टाउ 1, और एक इस वाले फोर्स के चलते, एक सेकेंड, एक इस वाले फोर्स के चलते, ये वाला जो है इसके चलते टाउ 2। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। तो टाउ 1 कितना है, तो फोर्स लग रहा है QE, फोर्स कितना लग रहा है QE, और फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी है, तो ये दूरी है, ये फोर्स है। हमेशा ध्यान रखिए टॉर्क निकालते वक्त हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, ये वाला डिस्टेंस फोर्स का। तो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूँ ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये L है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा L का, है ना, 90 माइनस थीटा ये L है, तो ये L का कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये L का साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये L साइन थीटा है। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, ये L का साइन थीटा है ये वाली साइड। तो इसका मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो इधर से ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ भाई, अभी आप यहाँ पे समझ गए, इसको हटा देते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये L साइन थीटा फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस नेक्स्ट वाला टॉर्क फोर्स विच इज़ QE इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब दोनों ही टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, ये भी इधर ही घुमाना चाहता है, ये भी इधर घुमाना चाहता है, तो दोनों का सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि ये 2QEL साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, QEL को क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, और ये साइन थीटा। अब इसको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा P क्रॉस E। तो नेट टॉर्क इज P क्रॉस E। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और डेरिवेशन ले लेते हैं। ये है गॉस लॉ के एप्लीकेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पर क्या होती है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे ड्राइव करेंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लॉन्ग वायर ले लेंगे, इसके ऊपर ये मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें टोटल चार्ज नहीं पता है क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक। तो हम ये मानेंगे कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा है, जिसको हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब अगर मैं कोई एक यूनिट लेंथ कंसीडर कर लूँ, सपोज कि मैंने एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कंसीडर कर ली L, तो उसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L। क्लियर यहाँ तक बात? चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसे ड्रॉ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरली परपेंडिकुलर हो और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर भी करता हो। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इससे, इस वायर से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया। अदरवाइज इजीली याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए, जैसी आपकी शेप होती है कंडक्टर की, आप वैसा ही गॉसियन सरफेस बना दीजिए। सिलेंड्रिकल वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दीजिए। इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका रेडियस उतना ही होगा जितनी दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका रेडियस मैंने r ले लिया। अब हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा गॉस लॉ, जो कि है क्लोज लूप ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना एनक्लोज है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है आपको देखना है वो। तो वो है लैम्डा इंटू में L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर मैं E डॉट डी एस में, जो डी एस है, छोटा सा एरिया यहाँ पे कहीं पे लिया था, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करूँगा तो इस सिलेंडर का एरिया आ जाएगा विच इज़ 2πr/L। और आप यहाँ से L से L को काट दीजिए, आंसर इज लैम्डा अपॉन में 2πε0r। सबसे इजी, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, वो है शीट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग। तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज पॉजिटिव चार्ज आपने डाल दिया, इस तरीके से आपने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया इनफाइनाइट लॉन्ग शीट पे। तो आपको सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जो कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। और अगर ये शीट थिन है तो जैसे ही आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये गॉसियन सरफेस आर पार चला जाएगा क्योंकि थिन शीट है, और शीट के इस तरफ भी चार्ज है और उस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको मानना है। तो इसका मतलब इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों तरफ की, इधर से E और इधर से E। ये ब्लू कलर का आपका जो है, स्काई ब्लू कलर का, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये है आपका गॉसियन सरफेस। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार फिर से गॉस लॉ लिखना है, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बट इस बार चार्ज कितना है, तो इस बार इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, तो केवल जो ब्लू कलर का ये शेडेड रीजन है, इतना ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस में होगा। तो हम ये मान लेंगे कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है।
अब सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो उसका मतलब होता है चार्ज अपॉन में एरिया, क्योंकि आप सरफेस एरिया ले रहे हैं ना, तो चार्ज अपॉन में एरिया। तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया ए है, तो सिग्मा इनटू में ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फिर ई डॉट डी एस करेंगे, तो यहाँ वाला एरिया जो होगा दैट इज ए एरिया, तो ई ए, इधर से फ्लक्स बनेगा, इस वाले फेस से फ्लक्स बनेगा, इस वाले फेस से फ्लक्स बनेगा, बट कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस वाले कर्व्ड सरफेस से कोई भी नहीं बनेगा फ्लक्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई ए इस वाले से बना, ई ए इस वाले से बना, और जो कर्व्ड वाला है उससे ज़ीरो बना, तो इसका मतलब 2EA बना सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात से इंडिपेंडेंट है कि डिस्टेंस कितना है, मतलब आप अगर एक शीट रखते हैं और शीट के आगे आप खड़े हो जाते हैं, तो कितनी भी दूर आप जाके खड़े होंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए। ऐसे ही जब आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि आप कुलम्स लॉ में जब पॉइंट चार्ज लेते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी 1/r² के। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर इसमें आपसे कोई ग्राफ ड्रॉ करवा ले, मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ गया पेपर में, ठीक है, तो डेरिवेशन के साथ ही इसका ग्राफ सीख लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, क्लियर। तो जैसे ही आर जो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, आर आपका इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगी ज़ीरो को, और जब आर का वैल्यू ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच करेगी इनफाइनाइट को, क्लियर। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलता है, जबकि इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मिलती है यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो है स्फेरिकल चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैं आपको डेरिवेशंस बता रहा हूँ ये CBSE के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 के सिलेबस में ये सारी डेरिवेशंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अभी हम स्फेरिकल चार्ज की बात करें तो स्फेरिकल चार्ज जो हो सकता है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो कंडक्टर से बना हो, और दूसरा हो सकता है कि वो इंसुलेटर से बना हो। तो आपके मन में आ सकता है कि डिफरेंस क्या है। तो कंडक्टर में कभी भी अंदर चार्ज नहीं रुकता, ठीक है, चार्ज क्योंकि कंडक्टर में मोशन कर सकता है ना, तो वो हमेशा सरफेस पे आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बट इंसुलेटर में आप जहाँ पे भी चार्ज छोड़ेंगे चार्ज वहीं रहेगा, ठीक। तो ये वाली साइड मैंने इंसुलेटर के लिए बनाई है और यहाँ पर कंडक्टर के लिए बनाई है। तो सबसे पहले कंडक्टर के लिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, 3 पोजीशंस लेनी है। पहली आउटसाइड, फर्स्ट लेनी है आउटसाइड द स्फीयर, और ये हम दोनों को ड्राइव करके देखेंगे और दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे, ठीक है, साथ ही साथ ड्राइव करते करते। तो आउटसाइड द स्फीयर मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक डिस्टेंस ले लिया कि यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, P पॉइंट पे। तो कैसे निकलेगी, तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो आप गॉस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो हम लगा देते हैं अपना गॉस लॉ। सबसे पहले लिखेंगे अप्लाई गॉस लॉ, ऐसे ही आपको भी वहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। प्रेजेंटेशन का तरीका, अदरवाइज तो आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर कोशिश करिए अच्छे से अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो आपके वहाँ पे। तो अब चलिए हम अपना गॉस लॉ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है चार्ज एनक्लोज का वैल्यू डालना है। चार्ज एनक्लोज है चार्ज Q विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ लिख देते हैं। क्लोज लूप ऑफ ds एरिया,
जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 4πr²। अब कईयों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर कैसे पता चला हमें। तो यहाँ जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो जैसे एरिया के साथ, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेना होता है, ये वाले का, ठीक है, ये पूरे का, ये जो आपका गॉसियन सरफेस है इसको आप कंसिडर कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसको लोगे, इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। ये थोड़ी सी शेप खराब हो गई, सर्कुलर शेप थी ये, ठीक, मैं इसको सर्कुलर कर देता हूँ। थोड़ा सा हाथ हिल गया एक्चुअली, तो इस वजह से जो है सही से शेप बनी नहीं, ये कुछ इस तरह का शेप है, सर्कुलर शेप, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेट करके 4πr² और डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन में ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया आपका Q/4πε0r²। इसके अलावा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q/4πr² एक तरफ कर दीजिए, इंटू में 1/ε0। तो इसको मैं कह सकता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन में ε0 भी लिख सकते हैं। तो एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पॉइंट चार्ज का था, सेम एक्सप्रेशन है। ये पॉइंट चार्ज के लिए भी यही एक्सप्रेशन था, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हो गया आउटसाइड के लिए। अब हम चलते हैं कि ऑन द सरफेस, सेकेंड पॉइंट पे, कि ऑन द सरफेस क्या होगा, ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस का क्या मतलब है, R=R, और इसका क्या मतलब है, आउटसाइड द स्फीयर का मतलब कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन R, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर सरफेस पे आ गया तो मेरा एक्सप्रेशन तो मैंने पहले से ही निकाल लिया है, बस इसमें क्या करना है, इसमें कैपिटल R पुट कर देना है, Q में 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट इनसाइड की, इनसाइड द स्फीयर कितना होगा। तो इनसाइड द स्फीयर कैसे निकालेंगे, इट इज लेस देन कैपिटल आर। तो लेस देन कैपिटल आर के लिए जब मैं गॉस लॉ लिखूंगा, E.ds इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय ε0। तो चार्ज कितना है, मान लीजिए आपने, अब ये गॉसियन सरफेस को भूल जाइए, पहले वाले को, ठीक है, इस पूरे गॉसियन सरफेस को आप भूल जाइए, अब ऐसा कोई गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस आपका कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, ठीक, यहाँ पर R रेडियस पे, ठीक। ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये क्लियर हुआ। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, अब इसके अंदर कितना चार्ज है, इस पूरे के अंदर, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमेशा कंडक्टर में सरफेस पे चार्ज आ जाता है। तो जब चार्ज ही नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो E.ds का वैल्यू 0 आ जाएगा। इट मीन्स E=0, क्योंकि ds तो 0 नहीं होगा, एरिया तो है उसके पास। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर, ये तीनों एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब हम इसके बिहाफ पे अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। मान लीजिए आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ। तो स्मॉल आर एक टाइम पे कैपिटल आर के बराबर है, तो ग्राफ स्टार्ट ही यहीं से होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं होगी, क्योंकि इस रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये कैसे जाएगा, नीचे जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है आउटसाइड द स्फीयर, है ना, ये वाला देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है आउटसाइड द स्फीयर। और जैसे ही हम इस पॉइंट पे आएंगे, इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज Q में 4πε0 कैपिटल R²। तो आपको ग्राफ भी रीड करना आ गया आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इंसुलेटिंग स्फीयर की। अगर हमारा स्फीयर जो है वो एक इंसुलेटर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट वही कि सबसे पहले हम देखेंगे आउटसाइड क्या है। तो आउटसाइड का मतलब है कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। फिर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, E.ds इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज बाय ε0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4πr², और यहाँ पे चार्ज एनक्लोज जितना भी टोटल चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है, Q वो डाल दीजिए, तो इसका Q चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, तो वैल्यू आ जाएगा Q में 4πε0 R²। बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है
जो हमने कंडक्टर में निकाला था। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर आप ऑन द सरफेस निकालेंगे, ऑन द सरफेस, यहाँ लिख देते हैं ऑन द सरफेस R इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए इनसाइड चले गए, ठीक है, तो इनसाइड में क्या होगा, बस यही जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पहले जो है बहुत सिंपल था। अब इंसुलेटर के केस में अगर आप अंदर आ जाते हैं तो क्या होगा, देखिए इसको समझते हैं आप थोड़ा सा, आप आसानी से समझ पाएंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस कितना होगा, तो स्मॉल r इसका रेडियस होगा। अब इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है सिर्फ आपको वही पता करना है। तो आपके पास यूनिटरी मेथड है। देखिए अगर मैं कहूँ कि पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम में होगा, सरफेस पे तो होता नहीं, इसके अंदर तो पूरे वॉल्यूम में होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब में अगर क्यू चार्ज था, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर, सॉरी ये जो आर है छोटा वाला हो गया, बड़ा कर लेते हैं इसको, क्योंकि इस स्फीयर का साइज जो है क्या है, कैपिटल आर से डिफाइन है, तो इसको कर लेते हैं कैपिटल आर। तो 4 पाई कैपिटल आर क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है, तो यूनिट में कितना होगा, तो यूनिट में होगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा अब जो वॉल्यूम है उसमें कितना होगा, तो अब कितना वॉल्यूम है, 4/3 स्मॉल आर क्यूब, है ना, तो 4/3 और यहाँ पर भी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये आपका वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। इसको उठा लेते हैं यहाँ से और लेके चलते हैं हम नीचे, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, यहाँ पर। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इनसाइड में जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज एनक्लोज का वैल्यू दैट इज क्यू आर क्यूब अपॉन में आर कैपिटल आर क्यूब। अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और इनटू में आर क्यूब है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ई डॉट डी एस में अगर हम एरिया की वैल्यू डालें तो वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको यहाँ पे नीचे भेज दीजिए आप, तो क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई। यहाँ पर देखो ये चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए तो अपॉन में आर स्क्वायर है। तो ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ऑलवेज नहीं होता, हर एक सिचुएशन में अलग आ रहा है। देखो अगर आप मान लीजिए थिन शीट लेते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट हो रहा था, लाइन ले रहे थे आप तो उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और पॉइंट चार्ज या फिर कंडक्टर लेते हैं आप तो उसमें आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर अगर आप इंसुलेटर लेते हैं और उसमें इनसाइड देखते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर की। तो ये सब बातें भी ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना मान लीजिए, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो ये ई है, ये आर है, यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट कैपिटल आर मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट से लेकर के बाहर का तो सब कुछ सेम ही है ना, बट यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे, इस रीजन में आएंगे, इस रीजन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब और स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, क्योंकि आर की पावर कितनी है 1, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। ये ग्राफ आपका ऑब्टेन होगा आपको। तो ये सारी डेरिवेशन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन है, इसके बाहर से कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, इतनी डेरिवेशन करके चले जाइए, मोर देन इनफ है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं, सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन। देखिए सपोज यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मैंने ये चार्ज एक रख दिया यहाँ पर, और इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सराउंडिंग में, ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर मैं बात करूँ
कि मेरे पास एक और चार्ज है, कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज जिसको मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक और पॉइंट चार्ज हो गया। ये चार्ज जो है अभी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है सपोज, और इसको मैं किसी पॉइंट P पर लाना चाहता हूँ जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है। अगर मुझे ये चार्ज उठा करके इन्फिनिटी से यहाँ लाना है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो मेरा टेस्ट चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव है, और ये जो फील्ड का एरो है ये बता रहा है कि यहाँ जो चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट कोई दूसरा चार्ज लाओगे पॉजिटिव वैल्यू का, तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेचर उसे खुद ले आएगा। बट अगर पॉजिटिव है तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, अगर आप इसको इन्फिनिटी से उठा के इस P पॉइंट पर ला रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कि ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज मूवेबल है, इसी को आप मूव करा रहे हो, ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों, ये भी बात समझ लीजिए, ठीक है। डेरिवेशन करने से पहले बहुत सारी यहाँ पे बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक। वो एक अलग बात है कि आप डेरिवेशन तो फटाफट कर सकते हो, बट यहाँ से आपका कंसेप्ट भी बहुत बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये जो चार्ज है, देखो ये वाला चार्ज फिक्स है, ये चार्ज नहीं मूव करेगा। अगर ये भी मूव कर गया, मान लीजिए आप इसको उठा के लाओगे तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं। अदरवाइज तो ये मूवेबल चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे पढ़ रहे हैं हम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि भाई ये वाला चार्ज जिसका पोटेंशियल आप जो है निकाल रहे हो और जिसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है, वो चार्ज फिक्स है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और जो चार्ज मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि मान लीजिए आपका ये जो चार्ज है इस किसी पॉइंट पे यहाँ पर है, ठीक है, इस लोकेशन पर है किसी पॉइंट पे, तो अगर इस लोकेशन पे तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज़ के बोल दें या फिर Q इंटू कैपिटल Q, जो इधर रखा है इसको मान लेते हैं कैपिटल Q चार्ज है, और ये हमारा स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होगा उस समय का r और उसका स्क्वायर, तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो आपको भी इतना ही फोर्स, इतनी ही वैल्यू का फोर्स लगा के इसको लेके जाना है। आपको भी सेम Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर फोर्स लगा के इधर ले जाएंगे। तो अब ये मूव तो करेगा बट इसके पास नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स कि ये एक्सलेट नहीं करेगा। नेट एक्सलेशन क्या होगी इसकी? जीरो हो जाएगी। अगर नेट एक्सलेशन जीरो है इट मीन्स चार्ज कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब कईयों के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई नेट एक्सलेशन जीरो करनी क्यों है, हम एक्सलेट करके भी तो ले जा सकते हैं। तो अगर कोई चार्ज एक्सलरेट करता है, ठीक है, स्पेस में, तो एक्सलेटिंग चार्ज के जो वैल्यू होती है एक्सलेशन की वो होती है वन ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, ये जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है एक्सलेट करता है तो वो ऑसिलेट करता हुआ जाता है। इवन अगर ऑसिलेट ना भी करे, एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि भाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा वो रेडिएशन एमिट करेगा। अभी के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। बाकी अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको थ्योरी, फिर से मैं यही कहूँगा कि थ्योरी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ तक हम बात समझ गए हैं कि हमारे को ये जो ब्लू वाला फोर्स है ये हम लगा रहे हैं, और ये जो रेड वाला फोर्स है ये चार्ज के ऊपर नेचर, ये वाले चार्ज का नेचर लगा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है इतनी वैल्यू और हम लगा रहे हैं इतनी वैल्यू। हम ब्लू वाली वैल्यू लगा रहे हैं और कैपिटल क्यू चार्ज रेड वाली वैल्यू लगा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्योंकि इस डेरिवेशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी नेट एक्सलेशन जीरो है, इसका मतलब कोई रेडिएशन नहीं होगा। अब रेडिएशन ना होने का फ़ायदा क्या है वो समझ लीजिए। अगर रेडिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब आप जितना भी काम करेंगे इस वाले चार्ज को उठा के लाने में, इस चार्ज को उठा के यहाँ तक लाने में आप जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि वर्क जो आपने किया है, जो आपने एनर्जी स्पेंड की है, वो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि आपने जो इसको मूव कराने के लिए एनर्जी दी है वो वर्क डन जो आप कर रहे हो वो
यूज़ हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको बात समझ में आई कि हम जो मूव कर रहे हैं वो कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलेगा तो रेडिएशन होगा और उसके चलते एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब हम अपनी डेरिवेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, तो अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूले की बात करूँ तो होता है एफ डॉट डी एस, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स हमने कितना लगाया, हमने लगाया के क्यू बाय आर स्क्वायर, किसी मोमेंट पे जो चार्ज पार्टिकल है वो आर डिस्टेंस की दूरी पे है। सपोज यहाँ पे अभी किसी मोमेंट पे, ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है। चाहे तो आप यहाँ ला के रख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो हमने पहले से ही आर डिस्टेंस ले रखा है कि मुझे आर डिस्टेंस लाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम चलेंगे, छोटा सा एक डी आर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर डी आर डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे आने पे हम छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो स्मॉल आर तक जा रहे हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो के क्यू बाय क्यू 1 बाय आर इन्फिनिटी टू आर, और ये नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो माइनस के क्यू बाय, नेगेटिव को बाहर ले लिया हमने, 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज माइनस के क्यू बाय आर। तो हमने जो काम किया होता है ना, हमारा वर्क, वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लॉस किया है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है तो वर्क डन में गेन हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो माइनस ऑफ वर्क डन होगी, और वर्क डन का वैल्यू है माइनस के क्यू बाय आर। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जनरली सिंबल यू यूज़ किया जाता है, तो यू इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ये आपका फाइनल आंसर वहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? ये डेरिवेशन आपको समझ में आया? आई होप बहुत अच्छा डेरिवेशन आपको समझ में भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा इसके पीछे का। आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कई बार होता है कि यार आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, पर मैंने तो देखा था डेरिवेशन में पॉजिटिव में था। तो ये सारी चीज़ें ना, वहाँ पे बहुत सारा एक साथ सब कुछ चल रहा होता है दिमाग के अंदर ना, तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल वाली डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में आई है। सबसे पहले हम एक डायपोल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया एक डायपोल। थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और हमारी सेपरेशन लेंथ वही 2L रहेगी। अगर हम सेंटर से देखें तो L डिस्टेंस की दूरी है, और यहाँ से भी सेंटर से L डिस्टेंस की दूरी है। क्वेश्चन आपसे ऐसा रहेगा कि बताइए कि पोटेंशियल कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते किसी रैंडम पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे कोई रैंडम पॉइंट, तो ये इस तरीके का कोई रैंडम पॉइंट जो है आपसे बनवाया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक। ये हमने ले लिया और इसको एंगल दे देते हैं थीटा। तो आपको बताना है कि इस पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज़ और गिवन रहेगी आपको, ये डिस्टेंस गिवन रहेगा आपको, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है r है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है इसके अंदर। सबसे पहले तो इस पॉइंट की, नेगेटिव पॉइंट की दूरी कितनी है पी पॉइंट से, वो आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। कि ये जो L है, इस L का ये जो लेंथ है दैट इज L cos थीटा, और अगर ये लेंथ भी L है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी L है, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा L का साइन थीटा। क्लियर? और ये वाला जो बनेगा दैट इज L का कॉस थीटा। ऐसे यहां पर ये L का साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है आपको ट्रायंगल को देख करके? अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यूज़ R1 की। तो R1 का वैल्यू कितना होगा, तो R1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 देखो ये वाला ट्रायंगल देखो जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें R1 का स्क्वायर, R1 क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, तो R1 हाइपोटेन्यूज है। तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस नीचे जो परपेंडिकुलर है वो सॉरी बेस जो है वो कितना है, L साइन थीटा, तो L साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे,
उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप अगर इन दोनों को देखें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये बन जाएगा 2RL कॉस थीटा। ये R1 का वैल्यू हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब आप सिमिलरली R2 का वैल्यू भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, R1 का स्क्वायर का वैल्यू ही, ठीक, R1 का स्क्वायर। तो R1 के स्क्वायर को आप अब सॉल्व कर चुके हैं, अब R2 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। R2 का स्क्वायर में भी सेम यही प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस वो कितनी है इसकी, तो ये है R2 और ये बचा R माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लेंथ लेनी है हमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ लेनी है हमें। तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ, ठीक है, ये सॉरी ये वाली लेंथ ये थी, तो ये लेंगे एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2RL कॉस थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से इन दोनों को अगर देखें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत इजी सा है, ठीक है। और एक चीज़ जो मिस हो गई वो है माइनस साइन, वो और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो ये ऐड और होगा, तो ये माइनस साइन रह गया था वो और डाल दिया हमने। चलिए अब इसके आगे क्या करना है आपको, अब अच्छे से डेरिवेशन करेंगे पूरा, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है इसका, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। R1 का वैल्यू था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL कॉस थीटा। इसमें से मैं क्या करूँगा, देखिए अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब देखिए आप बोलेंगे कि भाई अगर L जो है बहुत छोटा है R से, तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर को हम ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2L कॉस थीटा बाय R और उसकी पावर 1/2। अब आप बायनोमियल अप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड टर्म तक, ठीक है। तो अब इसके आगे आपने बायनोमियल जैसे ही अप्लाई की तो ये बन गया और ये 2 भी ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय R। सिमिलरली अगर आप R2 के लिए निकालते, देखिए R2 में बस कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस साइन है, तो इसका मतलब अंदर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको डिफरेंस मिलेगा और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 का वैल्यू इज R1 माइनस एल कॉस थीटा बाय R। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1/R। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, KQ/R। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 1/R में आएगा, तो आप इसको 1 में कर लीजिए। तो ये हो गया 1 प्लस एल कॉस थीटा, इसकी पावर -1, और इसको हमने रेसिप्रोकल में लिख दिया। तो फिर से आप बायनोमियल अप्लाई कर दीजिए, तो सेम बायनोमियल आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आंसर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप R2 निकाल दीजिए, R2 के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, यहाँ तक। अब आप जो है इन दोनों एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। R1 R2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है हम पोटेंशियल लिखते हैं, तो पोटेंशियल का पहले पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, तो KQ माइनस में है तो माइनस अपॉन में R1, और दूसरा वाला पोटेंशियल कितना आएगा, तो KQ और R2। अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम में, भाई ये R1 डिस्टेंस दूर पे था और ये R2 डिस्टेंस की दूरी पे था, तो हमने यहाँ पर देखा इसको कि भाई R1 R2 की दूरी है, नेगेटिव चार्ज है R1 और पॉजिटिव चार्ज R2 दूरी पे है, तो हमने वो लिख लिया। अब आपको सिंपली इसको ऐड करना है, V = V1 + V2। क्यों? क्योंकि
ये इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आप ये ध्यान रखिए, ये स्केलर क्वांटिटी, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो माइनस के क्यू बाय आर वन प्लस के क्यू बाय आर टू, तो आप के क्यू कॉमन ले लीजिए, के क्यू को आप कॉमन लीजिए, रह जाएगा 1 अपॉन में आर टू माइनस 1 अपॉन में आर वन। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के क्यू आर वन और आर टू का वैल्यू क्या था अभी देखते हैं यहाँ से। तो आर टू का वैल्यू था मेरा 1 अपॉन आर 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय आर माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस कॉस थीटा एल कॉस थीटा बाय आर। तो ये वैल्यूज़ थे मेरे पास। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम Q और के क्यू बाय आर ये कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय आर माइनस 1 प्लस एल कॉस थीटा बाय आर। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू रह जाएगी लास्ट के क्यू एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो और 2 भी यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे 2 बचेगा। तो आंसर इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अगर इसको हम एंट्रेंस के मेथड से करते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता पूरे चीज़ों को करने में, बट आपको सीबीएसई में करना है इसको, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये है पूरा पोटेंशियल का डेरिवेशन। थैंक यू सो मच। जो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसकी स्टार्टिंग कैसे ली जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बना लीजिए एक डायग्राम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कुछ इस तरीके से, और इसको जो है आप कनेक्ट कर दीजिए एक बैटरी के साथ ऐसे, और ये इसकी सेपरेशन है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम, डी इसकी सेपरेशन है। और ये जो प्लेट है पैरेलल प्लेट, ये एक्चुअल में ऐसी होती है बेटा, ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं डायग्राम को, ये कुछ ऐसा होता है। क्लियर? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर आप 3 डायमेंशनल जो है देखें इसको 3 डायमेंशनली, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, और ये इसकी सेपरेशन हो गई डी। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है वहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है आप बनाएं। ठीक है, और ये जो है ये वाला जो एरिया है दैट इज़ ए एरिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? और इसके बीच में यहाँ पर जो पार्टिकल हैं वो फ्री स्पेस के हैं, एयर के पार्टिकल है इसके बीच में, फ्री स्पेस मान रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सबसे पहला प्रोसीजर समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल जब आप निकाल लेंगे तो उसको Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से कंपेयर करना है। तो यहाँ से आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल प्लेट के अंदर मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी सिखाई थी, तो वो कितनी थी, एक साइड से अगर मान लीजिए जैसे मैंने इसको चार्ज किया, तो सबसे पहले तो आप चार्ज दिखा दीजिए इस पर कि ये V वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ से जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करेगा, जिसके चलते इस प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव Q चार्ज के चलते अगर मैं इस पॉइंट पे फील्ड देखूं तो वो इस डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव Q के चलते भी फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। अब पैरेलल प्लेट की बात करें तो पैरेलल प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक साइड से, उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैलकुलेट भी किया था अभी। तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है E डॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है D, तो हम वो डाल देंगे, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। इसको हम चार्ज की टर्म में लिख लेते हैं, तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अब Q निकाल लेते हैं इससे, तो Q होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। अब इसको कंपेयर कर लीजिए Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से, तो C का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। छोटा सा डेरिवेशन था। अब मान लीजिए इसी डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि इसके अंदर
जो है एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने इसके अंदर। मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बना देता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ पाएँ कि क्या हो रहा है ये और ये। इस तरीके से आपने डाइलेक्ट्रिक एक इंसर्ट किया जिसकी थिकनेस T है। अगर इसको हम इस डायग्राम में देखें, दूसरे वाले डायग्राम में, तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इंसर्ट किया गया है, ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये कब बनाएंगे? ये जब बनाएंगे जब आपको ये कहा जाएगा कि भाई इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक की डेरिवेशन करनी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस T है, तो बताइए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। तो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका कैपेसिटेंस। सबसे पहला प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फ्री स्पेस है ना, ये पूरा फ्री स्पेस है, ये भी फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस है कितना एक्चुअल में? तो फ्री स्पेस है D माइनस टी, D माइनस टी फ्री स्पेस है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि D माइनस टी क्या है? फ्री स्पेस। और डाइलेक्ट्रिक कितने स्पेस में है? तो डाइलेक्ट्रिक T, डाइलेक्ट्रिक का स्पेस है T। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए पहले ही ताकि आपसे कोई गलती ना हो कि भाई फ्री स्पेस जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है वो है D माइनस टी थिकनेस का, और जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट इनटू में K, क्योंकि अगर ये कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? K हो जाएगी। तो यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इसके लिए थिकनेस कितनी है तो वो लिख लेते हैं। तो उसकी थिकनेस है T। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? पहले आप, क्योंकि देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए एग्जाम में, आप टेंशन में नहीं आए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो डाइलेक्ट्रिक वाले की थिकनेस हो गई T, और उसके अंदर हम परमिटिविटी का इस्तेमाल करेंगे K एप्सिलॉन नॉट, और जो फ्री स्पेस है उसकी थिकनेस हो गई D माइनस टी, तो उसके अंदर हम परमिटिविटी इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस में हम परमिटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, और एक साइड, प्लेट की एक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पॉजिटिव साइड से होगी, नेगेटिव की भी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर ऐड करेंगे तो आपका आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हो गया। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? जो हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया उसकी है, तो हो गया वो K एप्सिलॉन नॉट। अब इससे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल V1 कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाली विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में इसका स्पेस तो D माइनस टी जो इसका स्पेस था। क्लियर? और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू में T जो इसकी थिकनेस थी। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वापस से ऐड कर लेंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन और D माइनस टी प्लस T बाय K, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लिख लेते हैं चार्ज बाय एरिया की टर्म में। ठीक है, अब इसको आप Q इक्वल टू सी वी वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लीजिए। V इक्वल टू क्यू बाय सी होता है, तो C का वैल्यू आपका आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T बाय K। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है दोनों का ही, चाहे डाइलेक्ट्रिक फिल करके या डाइलेक्ट्रिक के बिना, तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं आप। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नया डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इजी सा है। सपोज करिए कि आप, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो जैसे ही आप इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरफ मोशन करना शुरू कर देंगे, ठीक, बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे अट्रैक्ट होकर के। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की वजह से, जो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी थी, उसके चलते जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हुआ है, तो वो एक वेलोसिटी अचीव कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो होती है मीन फ्री पाथ, ठीक है, जिसको मैं L भी बोल सकता हूँ। जब हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी हो तो उस समय में जो होता है कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं,
तो इसलिए जो है ऑलमोस्ट कंडक्टर की लेंथ के बराबर आप मान सकते हैं। तो मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। अब आप करंट को कैसे लिख सकते हैं? तो करंट लिखा जा सकता है चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज को लिखा जा सकता है एन ई इंटू में टाइम। बट यहाँ पर जो एन है ये ध्यान रखना है कि ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो गया, अगर ये नंबर ऑफ चार्ज होता तो हम सिंपली जो है इसको कह सकते थे भाई कि ये करंट के बराबर है, पर यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है तो मुझे एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, डायमेंशनली उसे करेक्ट बैठाने के लिए। तो वॉल्यूम कितना है? वो है एरिया इंटू में लेंथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन ई ए इंटू लेंथ बाय टाइम, और इसको मैं लिख सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एन ई ए वी डी, ये जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाता है। और इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बनता है कि भाई ये जो है ऐसा क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का जो है आपका एक रजिस्टर है, बताओ इसके अंदर करंट वेरी करेगा कि नहीं करेगा? देखो भाई करंट यहाँ से जितना आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, चाहे इसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, तो इसलिए करंट वेरी नहीं करता। और अगर आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन कम होने से जो है करंट का वैल्यू भी कम होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन कम होते के साथ ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड में भी पढ़ा होगा, डिस्चार्ज होता है वो ए इंटू में वी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो जहाँ एरिया बढ़ता है वहाँ वेलोसिटी ऑटोमेटिकली घट जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जितना मास अंदर आएगा उतना ही जाएगा। तो जितना चार्ज अंदर आया था यहाँ से उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर जाएगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि भाई जितना एरिया बढ़ाओगे आप उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करंट तो कांस्टेंट रहेगा, बट एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डेफिनेटली चेंज आता है इस क्वेश्चन के अंदर। खैर, हम कर रहे थे डेरिवेशन और ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज कितना ड्रिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है वो है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन इनटू में चेंज इन टाइम से निकाल सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करूँगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता है? ई इंटू में कैपिटल ई, तो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई क्या है? चार्ज। तो ये हो गया चार्ज आपका। तो चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। तो इसका मतलब मेरे पास फोर्स तो आ गया। अब फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू में एक्सेलरेशन के। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कितनी होगी? ई कैपिटल ई अपॉन में एम। तो ये हो गया ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम होता है? तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसको हम टाउ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेशन है। तो उसी क्वेश्चन पे जो अभी मैंने इससे पहले बोला था आपसे कि मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या ये कहें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, एक इसकी भी डेरिवेशन आती है जिसमें रेजिस्टिविटी का वैल्यू पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का जो ओरिजिन है, मतलब रेजिस्टिविटी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है या फिर इसका फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का। तो आप बड़े आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आप ओम्स लॉ लिख लीजिए, ठीक है। V इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, V इज इक्वल्स टू आई आर लिख लीजिए सबसे पहले तो आप। अब I को जो है आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लिख लीजिए, तो ये होता है NEAVD, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल, और अब आप क्या करिए, ये पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख लीजिए। तो E इंटू में लेंथ, ये है R इंटू N इंटू A, ठीक है, EA। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख लीजिए, तो ये हो गया EM/टाउ। अब यहाँ से आप जो है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ से हम E और कैपिटल E कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं दिख रहा है होते हुए। तो आप क्या करें कि इसके आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें नीचे भेज दीजिए इसको, तो R का वैल्यू आ जाएगा।
ये हो जाएगा एन एल हो गया यहाँ पर, ए हो गया, ये जो ए है इसको नीचे भेजा हमने, एंड ये जो वैल्यू है एम की ये ऊपर चली जाएगी, और एन ई स्क्वायर बाय टाउ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ये रो की होती है और ये एल बाय ए, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है। तो इसका मतलब रो का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पे जो हमने ये वाली वैल्यू है इसको डिफाइन किया है, इस वाली वैल्यू को हमने जो है रो डिफाइन किया है। ठीक है, और इसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी का आपका फॉर्मूला आ जाएगा एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये टाउ जो है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखें कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है आसानी से, कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन का टाइम जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम है कि दो कोलिजन कितनी देर में हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, जिसके चलते रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके बाद एक वीडियो में ग्राफ की भी डालूंगा जिसमें सारे ग्राफ्स होंगे, ठीक है, जो आपको इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं वो सारे होंगे उसके अंदर। खैर अभी हम चलते हैं और थोड़ा सा आगे और अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। सबसे पहले तो आप ओम्स लॉ लिख लीजिए स्केलर फॉर्म में। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, जो स्केलर फॉर्म में जो है ओम्स लॉ हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। तो आपने E डॉट एल लिख लिया, ये वेक्टर है, और उसके बाद आप करंट को भी लिख दीजिए। करंट वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो करंट को कैसे लिखेंगे हम, तो इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करके बताता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। यहाँ पर ठीक, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, तो करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी का सिंबल है J। तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें एरिया को वेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो आप अब इसको जो है करंट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक वेक्टर क्वांटिटी में। कैसे, तो J इंटू में A से, ठीक है, J डॉट A से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटू में रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ रो L बाय A। तो अब मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वेक्टर है तो ये स्केलर से कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो वो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा हो कि भाई ये आपने वेक्टर को स्केलर से कैसे कट कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा ई एल कॉस थीटा, एंगल दोनों में सेम है, और जे ए कॉस थीटा रो एल बाय ए। तो अल्टीमेटली कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट वे ये है कि आप पहले ही मैग्नीट्यूड में लिखें, यहाँ वेक्टर ना दिखाएं। अगर आपको लगता है कि भाई और इजी किया जा सकता है तो और इजी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आप ऐसे बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब जो बचा है दैट इज़ E और J, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा, E इज इक्वल्स टू रो J, और अगर इसको मैं रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी के टर्म में लिखूँ तो ऐसा सिग्मा लिख सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। तो ये बहुत इजी तरीके से आप जो है एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। यहाँ पे सिग्मा स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए करंट डेंसिटी आप कह सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, जैसा कि V इज इक्वल्स टू आई आर था, सेम वैसा ही हम वेक्टर फॉर्म में, ये पूरा स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, करंट स्केलर है, रेजिस्टेंस स्केलर है। ऐसे ही यहाँ पर करंट डेंसिटी वेक्टर है, कंडक्टिविटी स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई ऐसा डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है आपके लिए वो है बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब वो हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट कि मान लीजिए बैटरीज हैं आपकी,
ठीक, उनको आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है और इन बैटरीज का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक, ये ऐसा। अब इसका वैल्यू है E1, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है E2, इसका वैल्यू है R2, और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई इनको ज्वाइन करके कोई एक बैटरी आप बना दीजिए जिसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट। तो ये हमें प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको प्रूफ करना है तो किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, सोचिए। सबसे पहले कि इस पॉइंट पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा दैट इज़ V, वो ऊपर से भी सेम होगा और नीचे से भी सेम होगा। मतलब अगर मैं V लिखना चाहूँ तो वो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, E माइनस आई R1, और यहाँ से भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो V ऐसे लिख सकता हूँ, I R2, और ये E1 और ये सॉरी यहाँ पे 1 लगा दिया, ये 2। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब अगर आप बात करें यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो भी आपको इस तरीके से मिलेगा, V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। तो इसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा सोचेंगे कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा होता I, तो ये करंट यहाँ से भी जाएगा I, उतना ही करंट होगा। ये यहाँ से I1 जा रहा है, ये यहाँ से I2 जा रहा है, तो आप एक इक्वेशन लिख देंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो I1 का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस वाली इक्वेशन से, तो आप देखें कि ये आ जाएगा E माइनस V अपॉन में R1, ये I1 का वैल्यू आ जाएगा। और I2 का वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये जाएगा E2 माइनस V अपॉन में R2। इसको प्लेस कर दीजिए आप, तो ये आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और सिंपल सा डेरिवेशन। इसके बाद आप इनको जो है अलग अलग कर लीजिए। तो E1 बाय R1 आपने अलग कर लिया, V अपॉन में R1 अलग कर दिया, यहाँ E2 बाय R2 आपने अलग कर लिया, और V बाय R2 आपने अलग कर लिया, ये I हो गया। एंड देन E1 प्लस R1 प्लस E2 बाय R2 आप एक साथ रखिए, माइनस V को कॉमन लीजिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिखिए। और इस वाले को, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर आप कंपेयर करें तो V इस तरफ है, तो ये वाला V जो होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए, और इस तरफ I होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ ले आएँ, तो V इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा, और ये E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप V निकालना चाहते हैं तो ये आप डिवाइड में भेज दीजिए, और ये भी आप डिवाइड में भेज दीजिए। तो सॉरी, एक सेकेंड माइंड डाइवर्ट हो गया थोड़ा सा। 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये चीज़ यहाँ पर भी थी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये E इक्विवेलेंट है, ठीक है, और माइनस साइन के साथ ये पूरा R इक्विवेलेंट है। तो मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, ठीक। अगर मैं देखूँ तो कि E इक्विवेलेंट मेरे को मिल गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और इसको अगर और जनरलाइज कर लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज़ 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है ये वाला। और ये जो है आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगर आप डेरिवेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये भी E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल में ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय 2 या 3 बैटरी भी हो सकती है। डेरिवेशन के वक्त आपको यहाँ तक पहुँचना है और एक रिजल्ट यहाँ तक पहुँचना है, बस इतना आपको करना है, और फिर आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है और आप इसके अंदर केवीएल लगाएंगे। एक क्लोज लूप ले लेंगे इधर की तरफ और ऐसा ही एक क्लोज लूप ले लेंगे इधर की तरफ। यहाँ से करंट भेजिए आई और इस करंट का डिवीजन कर दीजिए यहाँ पर कि ये I1 है और इसमें जा रहा है I माइनस I1। और यहाँ से आप करंट भेज दीजिए I2 तो इसमें जाएगा I1 माइनस I2 और यहाँ से जो करंट आया है दैट इज़ I माइनस I1 प्लस I2 और फिर यहाँ से करंट जाएगा I। इस तरीके का आप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लूप के लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। लूप 1 सॉरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माइनस I1R1, फिर आगे गए तो हुआ माइनस R5 I2, फिर और आगे गए तो ये हुआ प्लस I माइनस I1 R2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट मीन्स कि इफ़ इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, बट अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट 0 दिखा दे, मतलब कि I2 का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। तो जैसे ही हम ये कहेंगे कि भाई हमने यहाँ पे R5 पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R5 है और उस पर करंट 0 है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई I1 R1 ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, और ये वाला 0 हो जाएगा और जो बचा है उसको ये इस तरफ वाला, तो इसको 0 के उस तरफ ले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा I माइनस R2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लूप इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। सेकंड लूप इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। सेकंड लूप इक्वेशन I माइनस I2 R3, यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस R4 I माइनस I1 प्लस I2 और फिर हम जाएंगे तो भी प्लस हो जाएगा प्लस I2 R5 इक्वल टू 0। तो ये फिर से एक बार 0 हो गया, इसके अंदर ये वाला फैक्टर 0 हो गया और जो माइनस साइन है, ठीक है, तो इसमें माइनस साइन था, आगे ये माइनस साइन छूट गया था, इसको उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा तो I1 माइनस और यहाँ से ये I2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस I, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड वेट करिएगा बस, ये लीजिए। तो ये हो गया माइनस IR13 और यहाँ पे हो गया I1 माइनस IR4 और ये तो पूरा 0 ही है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं I1 अपॉन में R3 इक्वल टू I माइनस में I1 और ये R4। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। अगर इन दोनों इक्वेशन का रेशो ले लिया जाए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, तो I1 R, आई थिंक यहाँ पे 1 था, तो ये 1 R1 और ठीक है, और ये I3 सॉरी I1 R3 और यहाँ से I माइनस में I1 R2 अपॉन में I माइनस I1 R4 हो जाएगा और आप इससे ये काट दीजिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अब R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 या फिर R1 बाय R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाय R4। तो प्रूव हो गया ये। इस तरीके से आप केवीएल लगा करके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा है और कई बार पेपर में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करें। चलिए, तो करंट के सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म।